नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। हम में से आप में से बहुत से लोगों ने डिफेंसिव ऑफेंस चैनल को देखा है, पर उनके क्रिएटर के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। हमेशा यह सवाल उठता है कि कौन ऐसा निर्माता है जो इन वीडियोस को शूट करता है या इन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता है और उसके बाद उनकी जानकारी हमारे तक लाता है। वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं और ये एक वन मैन आर्मी है जो कि इस चैनल को चलाते हैं। हालांकि इनकी वीडियो एडिट करने में इनके सहायक जरूर रहते हैं साथ में, पर इनकी जो सोच है ये सारी इनकी अपनी है और कई दूर दूर का सफ़र इनको ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके जो कंटेंट हम देख पाते हैं, जिसकी सराहना हर जगह होती है, वो निकल कर आ पाती है। तो बात करेंगे अब हम वैभव सिंह जी से और जानेंगे कुछ प्रश्नों के जवाब जो मेरे दिल में है, आपके दिल में है। कुछ लोगों ने आप में से कमेंट में बताया था मुझे, उस पोस्ट के कमेंट में जो कि मैंने डाला हुआ था अपने कम्युनिटी टैब पे। तो अब हम लोग बात करेंगे मिस्टर वैभव सिंह जी से। सबसे पहले जो इनसे सवाल था, हमें से आप में से बहुत से लोगों का सवाल है कि इस चैनल को स्टार्ट करने का कैसे इन्होंने सोचा और कौन चीज़ इनको मोटिवेट करती है, और इसके लिए अर्निंग के लिए ये करते हैं या इनकी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें ख़रीदने के लिए इनके पास पैसों की आवश्यकता होती है, अपनी लाइफ चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से आती है? क्या इस चैनल से आती है या इनका कोई और रोज़गार है और कोई और काम ये करते हैं? ऐसी कोई पर्सनल लाइफ की ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, तो वो जानने का प्रयास करेंगे। तो वो जी आप बताइए। देखिए, इसको शुरू करने का जो रीज़न था वो बड़ा ऑब्वियस था। अगर आप जाएं मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इन मसलों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, या तो आपको एक ऐसा सेगमेंट मिलता है जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, जैसे पंजाबी में कहते हैं बोंगियां मारना, तो सिर्फ बोंगियां मारने में लगा होता है। एक पक्ष ऐसा होता है जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम आज मरे, कल मरे, परसों मरे। दो एक्सट्रीम पे व्यूज हैं। और जो जर्नलिस्ट हैं जो कि इन इश्यूज को कवर करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो एक्चुअली में वो नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्हें पता नहीं है। वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के एक कवरेज शो करता है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एक कमी महसूस हो रही थी एज अ व्यूअर कि हम लोगों को वो नॉलेज या वो एक्सेस जो नॉलेज की तरफ होती है वो नहीं है। बाद में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि खैर मुझे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, तो मुझे कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, ये सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मैंने फिर ये डिफेंसिव ऑफेंस नाम का एक यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया। और चूंकि मैं इस फील्ड में था, और जहाँ तक बात है रोज़गार की या अपने खर्च की, तो बिल्कुल जब पहले मैं ये काम पहले पार्ट टाइम करता था। आई वॉज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो वो मेरी एक नौकरी थी जो मैंने छोड़ी और उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। और जी हाँ, ये मेरी रोज़गार का एक जरिया बना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट हूँ, मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में एज अ डिफेंस एनालिस्ट या आप कहिए जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट फीचर भी करता हूँ। रिपब्लिक पे भी हाल ही में मेरी एक डिबेट हुई, तो हमने देखा। हाँ, तो वो वहाँ पे भी आता रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ये था कि ये बिजनेस, ये कोई भी बिजनेस जब तक वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो, नहीं चल सकता है। तो मेरा ये था कि ये डिफेंसिव ऑफेंस सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। मेरी मतलब मैं अपने घर से लगा करके, आप कहीं से उधार ले करके आप इस चीज को नहीं चला सकते। 1 महीने 2 महीने चला लेंगे, सारा नहीं चला पाएंगे। तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी वो मेन थी, वो है उस चैनल की। अभी जिन लोगों का आप इंटरव्यू करते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, उनसे आप संपर्क कैसे कर पाते हैं, या वो आपसे संपर्क करते हैं, या आप उनको पहले से जानते होते हैं, केवल आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है? क्या मतलब पूरा एक जर्नी बताइए कि आप किस तरह से शुरुआत करते हैं या किस तरह से उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं? जी, इसको अगर मैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बहुत से लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, और तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती मुझे। कुछ लोग खुद से अप्रोच भी करते हैं। हाल ही में एक हमने इंटरव्यू किया था, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद अप्रोच किया था कि आप मेरा इंटरव्यू करें। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मुझे चेज़ करना पड़ता है, उन्हें फ़ोन करना पड़ता है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कुछ लोग होते हैं जो बहुत झिलाते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि लोगों तक डाइवर्स व्यूज पहुंचे। तो वो डाइवर्स व्यूज पहुंचाने के लिए आपको डाइवर्स पैनलिस्ट भी चाहिए, डाइवर्स गेस्ट भी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें पीछे भागना भी पड़ता है, तो हम वो भी करते हैं। और इसमें कोई वो बात नहीं है, हमारे व्यूअर्स के लिए हम जितना भी मेहनत करें उतना कम है, मैं ये मानता हूँ। मैंने ये भी सुना था कि आपका सबसे पहले एक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ, उसके बाद आपने दूसरा बनाया और लगातार आप जैसा बता रहे थे कि 3 ट्विटर अकाउंट आपके ब्लॉक हो चुके हैं। तो जनरली यही शक जाता है कि DGISPR के इशारे पे सारी चीज़ें होती हैं। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं और आपको क्या अभी तक जानकारी मिल पाई कि आपका ट्विटर अकाउंट क्यों ब्लॉक होते हैं या बैन होते हैं? अब जब आपने खुद ही नाम ले लिया DGISPR का, हमारे बड़े बुजुर्ग मेजर जनरल आसिफ गफूर, पाकिस्तान आर्मी के, दरअसल ये चीज़ शुरू तब से हुई जब से हमने वो एक्सपोजे किया जिसको कि बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया ने 2 महीने बाद कवर किया। 1 या 2 दिसंबर को वियॉन ने और बाकी चैनल्स ने, इंडिया में और इंटरनेशनल चैनल्स ने इस चीज़ को उठाया कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो कोर कमांडर्स हैं वो नाराज़ हैं बाजवा के एक्सटेंशन से। ये बात हमने 2 महीने पहले ही बताई थी। और हमने फजलुर रहमान का जो धरना था हमने वो भी प्रेडिक्ट किया था, और इमरान खान का जो फ्यूचर है वो भी प्रेडिक्ट किया था। तो ये जब से ये चीज़ें हमने 2 महीने पहले तब हमने एक्सपोज करनी शुरू करी, जो कि बाकी मीडिया ने बहुत बाद में उठाया, तब से DGISPR को इस चीज़ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और हमने स्पेसिफिकली कोर कमांडर मुल्तान का नाम लिया था। और आप कहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा, आप उसको भी फीचर कर लीजिएगा कि किस तरह से कोर कमांडर मुल्तान का नाम सरे फहरिस्त आया कि ही इज़ द पर्सन जो सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और फजलुर रहमान, ये सब क्या है? ये बेसिकली ये पॉन्स हैं, ये कोर कमांडर्स के इशारे पर चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ होता है वो भगवान है वहाँ का, पाकिस्तान का, लेकिन देवता और भी बड़े बड़े हैं वहाँ जो कोर कमांडर्स हैं। कोई पानी का देवता है तो कोई बिजली का देवता है, तो सभी आर्मी के ही होते हैं, सारे कोर कमांडर्स, क्योंकि कोई ना कोई कोर कमांडर ही आर्मी चीफ बनता है जाकर के। तो ये जो कोर कमांडर्स हैं, इनमें हमने मुल्तान का जब नाम लिया, कोर कमांडर मुल्तान का, तो उसके बाद आसिफ गफूर की टीम बिल्कुल ही हमारे पीछे पड़ी और उन्होंने एक अकाउंट हमारा मास रिपोर्टिंग करके सस्पेंड कराया, फिर दूसरा कराया, फिर तीसरा भी करा दिया। तो ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तो हम भी कहते हैं तुम कितने हैंडल मारोगे हर घर से हैंडल निकलेगा। फिर नया बना लेंगे, क्या करना है, कौन से पैसे लगते हैं उसके। हाँ, सही बात है। ये हमेशा प्रश्न रहता है, मेरे व्यूअर्स का भी रहता है या आपके व्यूअर्स का भी रहता होगा कि हमेशा हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं कि अपने मीडिया में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कुछ उनके देश में बुराई हो रही है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली क्यों पाकिस्तान की बात करते हैं, क्यों चाइना की बात नहीं करते हैं? हम पाकिस्तान से क्यों अपने आप को बराबरी करते हैं? इसमें मेरे भी कुछ ख्याल हैं, पर मैं आपके ख्याल जानना चाहता हूँ। देखिए, जो भी लोग सवाल पूछते हैं ना, उनको किसी न किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाने की सख्त जरूरत है। जो देश आपके 70-75 हजार से ज्यादा लोग मार चुका है, आपके अपने फेलो सिटीजन्स, आपके साथी, आपके नागरिक, आपके परिवार से कोई नहीं मरा, वो बात अलग है, लेकिन आपके देश के 70-75 हजार लोग मर चुके हैं उस देश के हाथों। लगातार वो आतंकवाद फैला रहा है, रोक नहीं रहा। कश्मीर में आपके 20,000 के आसपास आपके जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के, मतलब आर्मी के, CRPF के, जम्मू कश्मीर पुलिस के आपके जवान शहीद हो चुके हैं। और आए दिन आपको न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। तो अगर उस देश के बारे में चर्चा करना अगर आपको लगता है जरूरी नहीं है, तो आप बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है। और चाइना के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, चाइना पाकिस्तान नहीं है, अब ये बात समझिए। बहुत से लोगों को लगता है कि चाइना आज आया कल आया, चाइना ये कर देगा वो कर देगा। चाइना दिमाग से चलता है। चाइना को जहां काउंटर करना है वहां कौन काउंटर कर रहा है? उसकी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है इंडिया में चाइना का, उसको कोई काउंटर नहीं कर रहा। लोग चाइनीज फोन पे बैठ करके ये बोलते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, चाइनीज थ्रेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भाई, चाइनीज थ्रेट को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। मैं नहीं यूज करता हूं, मैं कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करता। तो इस चीज को बहुत डीपली समझने की जरूरत है कि हमारे जो देश में लोगों की जो साइकी है वो कितनी डिस्टॉर्टेड है। जो एक तो लेफ्ट विंग है जो कि लगा हुआ है कि किस तरह से, हम लोग बहुत से चैनल देखते हैं आजकल,
द क्विंट निकला है, द प्रिंट निकला है, उसमें ध्रुव राठी भी हैं, उसमें आकाश बनर्जी हैं, क्विंट, और क्विंट का नाम तो मैंने लिया। असल में नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि द वायर है। मैं, हाँ, द वायर है, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं कभी भी नाम इनका नहीं लिया। आप स्पेसिफिकली मुझको कमेंट में लिखकर आया है कि इनके नाम आप जरूर लें और बताएं कि ये कितने, अपने माध्यम से भी बताएं कि ये कितना ज़्यादा फेक चीज़ें फैलाते हैं। बहुत सी चीज़ों में हमने देखा है कि ये फेक चीज़ें फैलाते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा तूल देते हैं जो कि तोड़ने वाली चीज़ें हैं, और जोड़ने वाली चीज़ों पे कभी तूल नहीं देते हैं। देखिए, लोकतंत्र की बहुत सारी खूबियां हैं तो उसमें कुछ खराबियां भी हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि उनको भी तो देखने वाले लोग हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस उनके फॉलोअर और व्यूअर्स हैं, तो यानी कि वैसी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके लिए वो लोग हैं, हमारी मानसिकता के लिए हमारे लोग हैं। देखिए, समाज में उस तरह के लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं। लोकतंत्र की बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उससे कुछ अपनी बुराइयां भी हैं। तो जो अच्छाइयां हैं वो सब कोई जानता है, उनमें जो बुराइयां हैं उनमें से एक बुराई ये भी है कि भाई आप यू गेट टू स्पीक नॉनसेंस एवरी डे विद इम्प्यूनिटी। आपको जो दिल करता है आप बोलिए, वो बोल रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए। देखिए, इसके सिवा और कोई समाधान नहीं है। आप उन्हें मार नहीं सकते, आप उन्हें भगा नहीं सकते, वो आपके देश के नागरिक हैं, क्या करेंगे आप? हाँ, नहीं, मेरा भी उन पे कोई वैसा नहीं है। आप उन्हें, लोगों ने बोला कि उनके नाम जरूर लीजिए, मैं लोगों को ही एड्रेस कर रहा हूँ कि आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए। आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार है जो कुछ कर सकती है। अगर वो गलत जानकारियां फैला रहे हैं तो सरकार है जो एक्शन ले सकती है। सरकार एक्शन ले। सरकार को किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। एक चीज हमको जो इसमें सोचने वाली है वो ये है कि सरकार उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती। देखिए, सरकार जो है ना, वो हम में आपसे आप हम जैसे आप हैं, मैं हूं, हम में से ही चुन के लोग गए हैं ऊपर, जो सांसद बन के बैठे हैं, प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, गृह मंत्री बन के बैठे हैं। तो उनको भी, वो भी ये चीज देखते हैं, वो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कि हम अगर इनको गिरफ्तार करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ज्यादा नुकसान है या इनको इग्नोर करने में ज्यादा नुकसान है। तो अगर उनको लगता है कि गिरफ्तार करने से ज्यादा नुकसान होगा, एक बड़ी ज्यादा एजिटेशन खड़ी होगी, लोगों को एक बहाना मिलेगा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का, देश में देश की छवि खराब करने का, तो सरकार उन्हें इग्नोर करती है। और हमें और आपको भी यही करना चाहिए, हम आप इन्हें इग्नोर कर दें। ध्रुव राठी की आप कभी, आपने से नाम लिया, वो आपके जो जिन्होंने कमेंट किया, तो अगर आप उनकी वीडियो, अगर जो भी वीडियोस डालते हैं आप उसमें कहीं नीचे जाके देखिए तो कमेंट में 90% गालियां होती हैं। कोई तारीफ नहीं कर रहा होता ध्रुव राठी की। व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनसे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अभी 6 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं इस देश में। और मुझे ये भी लगता है कि जो लोग सामान्य नागरिक है वो YouTube या ट्विटर पे नहीं उपलब्ध होता है। ट्विटर पे वही लोग हैं जिनके हाथ में इंटरनेट और समय आ गया और वो कर सकते हैं। हमारा गांव का जो आदमी है या जो अपने रोजगार में लगा हुआ है, उसको क्या मतलब है ट्विटर से? कुछ मतलब। देखिए, ये कितनी बड़ी आयरनी है इस देश में कि जो लोग खुद ट्विटर के सिवा कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, सेमिनार्स और जो 5 स्टार पार्टीज होती हैं ये लेफ्ट विंग की, दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ अब, दिल्ली में किसी भी 5 स्टार होटल में जाइए, इनकी पार्टीज चलती हैं। खान मार्केट में, इन कॉफी शॉप्स में ये बैठे होते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस खुद 5 स्टार और ट्विटर के अलावा कहीं नहीं है। वो बात करते हैं गरीब आदमी की, गांव में रहने वाले की, पिछड़ों की, ठीक है। फैब इंडिया का कुर्ता पहनते हैं 2000-2500 रुपए का, ठीक है, और बात करेंगे कि वही रिप्रेजेंट करते हैं गरीब आदमी का इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है। अभी 6 महीने पहले इस देश में इलेक्शन हुए हैं और इस देश ने बताया है कि उनको कौन रिप्रेजेंट करता है। जो उनको रिप्रेजेंट करता है वो लोकसभा में बैठा हुआ है जाकर के, वो विधानसभाओं में बैठा हुआ है। आप उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक जो बहुत बड़े हमारे देश के क्रांतिकारी नेता भी पैदा हुए थे जेएनयू से, वो भी गए थे इलेक्शन लड़ने बिहार से, क्या हुआ? 3रे नंबर पे थे। तो देखिए, जनता जो है ना, वो चाहे पिछड़े वर्ग से आती हो, दलित हो, सामान्य वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, आप उसको ये मत सोचिए कि उसके पास समझ नहीं है। उसको पता है कि उसे घर में गैस का सिलेंडर किसने पहुंचाया है, उसको पता है उसे घर में बिजली किसने पहुंचाई है, उसको पता है कि उसको 3 लाख 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज किसने दिया है। आपने 70 साल में उन्हें क्या दिया है? आप 70 साल से उनकी राजनीति कर रहे थे। ये जो लेफ्ट विंग है, दलितों और पिछड़ों की राजनीति 70 साल से कर रहा था। उन्होंने 70 साल में जो नहीं दिया, अगर उसको 5 साल में मिला तो उन्होंने उसका समर्थन किया। तो ये इकोसिस्टम इन्होंने अपना बनाया हुआ है, जिसमें से बहुत सारे वो मीडिया में भी हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में। और देखिए, बेसिकली ये यूज होते हैं। मैं आपको बताऊं ये चीज, जितने भी ये लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट है ना, इन्हें जो मेन स्ट्रीम पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज,
जैसे आज बीजेपी के अगेंस्ट कहीं एजिटेशन चल रही है तो वो इनको एंडोर्स करती है, इन्हें प्रमोट करती हैं, और जब उनका पर्पस जब सॉल्व हो जाता है तो उन्हें फेंक देती है। इनका ये यूज एंड थ्रो वाले लोग हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सामान्य सा है पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी ट्रोल आर्मी रखती हैं, अपनी पूरे ट्रोलर्स होते हैं, बैठ के आईटी सिस्टम उनका देख रहे होते हैं। कई बार हमने सुना भी है कि ये आईटी सेल के द्वारा निकाला गया है, या कोई भी पोस्ट होता है, वीडियोस होते हैं। तो क्या हमारे भारत की गवर्नमेंट, या आर्मी की बात कर लें, या किसी भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा या किसी भी देश की प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए क्या है, या उसकी आवश्यकता है, या उससे क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए, मैं इसके ऊपर मेरी बहुत क्लियर राय है और मैं बहुत समय से रखता आया हूँ कि इंडिया को एक प्रोपेगेंडा विंग की ज़रूरत है। दुनिया बदल रही है। आज आप MiG-21 नहीं उड़ाना चाहते, आप राफेल चाहते हैं, ठीक है। कोई कहता है हमें F-35 चाहिए, कोई कहता है हमें कुछ और चाहिए, यूरो फाइटर चाहिए। क्यों कहता है? क्योंकि सबको पता है कि जो एयरफोर्स की जो लड़ाई है उसके डायमेंशंस बदल चुके हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा की जो वॉर है उसकी भी डायमेंशंस बदले हैं कि नहीं बदले हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लैंड वॉरफेयर या सी वॉरफेयर या सिर्फ एयर वॉरफेयर का ही डायमेंशंस बदले हैं, उसके भी तो बदले हैं ना। तो क्या हमने अडॉप्ट किया है? नहीं। क्या हमारे एडवर्सरीज ने अडॉप्ट किया है? हाँ, किया है, ठीक। तो हमें जरूरत है। मैंने एक बहुत सीनियर अधिकारी हमारे भारत सरकार में है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, मैंने उनसे बात करी इस बारे में। मैंने उनसे बोला ये चीज कि सर, डोंट यू थिंक दैट वी नीड दिस? आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज की जरूरत है? उनका मानना था कि नहीं है। तो अगर जो लोग सरकार में बैठे हैं, मुख्य पदों पे बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, अगर उन्हें नहीं लगता है कि हमें इसकी जरूरत है तो ठीक है, हमें नहीं जरूरत है। बाकी इस देश की जनता जाने, जब ये बालाकोट वाली जब एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद जो डॉग फाइट हुई अभिनंदन और F-16 की, उसके बाद पाकिस्तान ने, देखिए हम माने या ना माने, पाकिस्तान ने दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा मनवाया। पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा मनवाया। भारत ने क्या किया? भारत हमने फिलहाल में देखा भी है, अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था, मतलब मैंने पढ़ी थी कि उनके जो F-17 है उनमें उन्होंने अपना मार्क बनवा दिया है कि इसने Su-30 को गिराया और इसने MiG-21 को गिराया। जबकि ये सबको पता है कि वहां पर F-16 का इस्तेमाल किया गया था। अभी उन्होंने खुद अपने यहाँ पे पायलट को वो दिया है, इनाम दिया है वो। अरे उन्होंने जो अपने यहाँ पे जो वो मोमेंटम बनाया है वो उसमें भी उन्होंने F-16 का जिक्र किया है। हाँ, कि ये गिराया उसने, Su-30 को गिराया कह रहे हैं, और वहां पे F-16 लिखते हैं, और अपने JF-17 पे उन्होंने मार्क बनवाया। उनका तो ये भी कहना है कि हम Mi-17 भी उन्होंने ही मार के गिराया। ठीक है, तो वो देखिए, हम आप ना माने, देश की जनता ना माने, मीडिया ना माने, लेकिन दुनिया में तो उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा मनवाया या नहीं मनवाया। मुद्दे की बात ये है, और हकीकत ये है कि वो सच है कि हम उन्होंने मनवाया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में जिस तरह से रिपोर्ट आ गई रातों रात, ठीक है, कि अमेरिका ने, पेंटागन ने काउंटिंग कर ली और सारे F-16 जो है पाकिस्तान के इंटैक्ट है, ठीक है। पेंटागन ने 2 दिन बाद किया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। बिकॉज हीट ऑफ द मोमेंट में तो एक सेकंड की वैल्यू होती है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, जो एक लेथार्जिक एटीट्यूड है, जो एक सरकारी बाबू टाइप का जो एटीट्यूड है हमारे देश में सरकारों का, ये इस देश के लिए बहुत, मतलब पहले चलता होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में तो ये नहीं चल पाएगा। और ब्यूरोक्रेसी, मैं नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने खुद अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले आर्टिकल लिखा था, जिसमें मतलब उन्होंने ये बात, आर्टिकल नहीं लिखा था, उन्होंने ये बयान दिया था कि 5 साल बिगाड़ दिए, 5 साल हमारे खराब कर दिए। आज मैं वीडियो देख रहा था वाली, जिसमें गौरव आर्या जी भी यही कह रहे थे कि वही आपकी वीडियो थी, उनका इंटरव्यू था शायद, और उसमें वही इसी चीज के बारे में बता रहे थे। तो इसी से मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आप ऐसे लोगों से बात करवाते हैं जो आर्मी में, कब हमें ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो टेक्नोक्रेट हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के किसी पर्टिकुलर यूनिट के हेड से बात करवा दिया आपने, या DRDO के किसी पर्टिकुलर यूनिट के लैब के हेड से बात कराया, या इसरो के किसी पूर्व चीफ से आपने बात करवाई, इस तरह का आपका इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं? देखिए, अब आपने ये चीज सजेशन दिया तो मैं 100% करूंगा इसको, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न था, और टेक्निकल प्रश्न था मेरे साथ में कि टेक्निकल, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 2024 तक
35,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो सब मुझे नहीं लगता इतना हो पाएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा, क्षमता नहीं है अभी हमारी। नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारी देखिए, देश वही आगे बढ़ता है जो खुद से सच बोलता है। हम अपनी तारीफ करें, अपनी पीठ थपथपाएं जैसे पाकिस्तानी करते हैं, आप उनसे कभी बात करें तो वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से तो बेहतर मुल्क ही नहीं दुनिया में। और वो अमेरिका भी पाकिस्तानी चला रहा है, चाइना भी पाकिस्तानी चला रहा है। तो सबको पता है JF-17 थंडर जो है वो पूरी 100% चाइना मेड है, उसमें कुछ भी पाकिस्तानी नहीं है। ऑफिशियली उनका 58% चाइना से बन के आता है, ऑफिशियली ये उनके उसमें है, करार में है। और बाकी 42% क्या बनता होगा पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं बनता है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जिस तरह से उनकी मिसाइल्स हैं वो 100% चाइना मेड है, उसी तरीके से उनके JF-17 थंडर्स भी जो है वो 100% चाइना मेड है। पाकिस्तान में उसका नट बोल्ट भी नहीं बनता है। और देखिए, ये चीज आप मानिए चाहे न मानिए, हमें अपना सच बोलना पड़ेगा कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि R&D में हम कितना खर्च करते हैं, हम कितना पैसा देते हैं HAL को, हम कितना पैसा देते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, हम कितना पैसा देते हैं DRDO को। मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक कानपुर की यूनिट विजिट की थी। आजकल CNC के जमाने में भी वो हैंड की लेथ मशीन से काम कर रहे हैं, हाथ। तो वो नहीं होने वाला, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनने वाले CNC में जो बनते हैं। CNC मशीनें हैं वहाँ पर, बहुत सी CNC मशीनें, पर अभी उसके 2 गुना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है उसमें, CNC मशीन में। देखिए, आप CNC मशीन की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो इंडिया में तेजस फाइटर जेट बन रहा है, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो लोगों को मालूम है, जिससे लोग आसानी से समझ पाएंगे। तेजस में बोलते हैं ना इंडिजिनस है, कितना % इंडिजिनस है तेजस? मुश्किल से मुझे लगता है कि 40% इंडिजिनस है। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो अराउंड 60% इंडिजिनस है। ठीक है, आप जो फाइटर जेट्स आप अब बाहर से आप प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम बाहर से लेंगे नहीं, हम इंडिया में बनाएंगे। सही बात है कि देखिए, आपके पास इवेंचुअली आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको खुद से चीजें बनानी पड़ेंगी। लेकिन उनको बनाने के लिए जो आपको टेक्निकल नो हाउ चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो R&D चाहिए, उसमें जो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आप नहीं देंगे ना, वो आप नहीं दे रहे हैं। अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो आप किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीजें लोग करके आपको, जो इंजीनियर्स हैं, मैं कहता हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, DRDO हो, ADA हो, आप BHEL हो, वहां के जो इंजीनियर्स हैं वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो दे कैन डू मिरेकल्स। लेकिन आपको उन्हें कम से कम रिसोर्सेज तो देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको डिलीवर करके दे, वो नहीं होगा। फिर आप ख्वाबों में रहिए, ख्यालों में रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परवेज मुशर्रफ को भी फांसी की सजा वहाँ के कोर्ट ने वो करी, तो उस पर क्या उनको पाकिस्तान ला के फांसी हो सकती है, या ये भी किसी चीज़ का आर्मी की तरफ से कुछ फैलाया हुआ है? वैसे मैंने एक पोस्ट देखा था DGISPR का, आपने अपने स्टेटस में भी लगाया था कि ये सब आर्मी खुद ही बोल रही है कि इतने समय से उन्होंने हमारे लिए लड़ा। हाँ, तो ये क्या चीज़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा अचानक इस तरह से चीज़ें हो गई कि उनको फांसी की सज़ा हो गई और ये सब चीज़ें निकल कर आ गई। देखिए, जस्टिस खोसा जो है, जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, वो अगले हफ्ते रिटायर हो रहे हैं, 1000 में रिटायर हो जाएंगे। वो जस्टिस खोसा की एक हिस्ट्री है, वो बहुत ईमानदार और बहुत ही ब्लंट किस्म के जज रहे हैं। और उन्होंने जो स्पेशल कोर्ट बनी थी, ये हाई ट्रीजन केस, यानी शदीद मुल्क दुश्मनी या गद्दारी का जो केस था, ये उस जुमरे में आता है। तो हाई ट्रीजन केस पे उन्होंने देखिए, ये इसकी शुरुआत कहाँ से, पहले हम ये समझ लेते हैं। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री बने दोबारा, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के बाद, जरदारी गवर्नमेंट के बाद, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इस केस को खोलेंगे। कोई भी तैयार नहीं था। उनकी अपनी पार्टी के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप क्यों पंगा ले रहे हैं आर्मी से, मत कीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा था कि देखिए, ये हमें आज नहीं तो कल ये काम करना पड़ेगा, वरना ये विद इम्प्यूनिटी जो है ना, ये हम लोग को, डेमोक्रेसी को डिरेल करते रहेंगे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, इस केस को दोबारा खोला जाए। उन्होंने, नवाज शरीफ ने केस खोल दिया, और पाकिस्तान आर्मी और नवाज शरीफ के बीच में जो टसल थी, जो लड़ाई थी, वो तब से शुरू हुई 2013 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोसिक्यूटर है इस केस में।
और मुशर्रफ जो है वो एब्सकॉन्डर है, वो मुलजिम भी हैं और एब्सकॉन्डर भी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान आर्मी के जो कोर कमांडर्स थे और जो आर्मी चीफ्स थे, उन्होंने बहुत नवाज शरीफ को प्रेशर डाला कि भाई आप ये केस वापस लीजिए, रोल बैक कीजिए, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने। फिर उस समय के चीफ जस्टिस को यह था कि भाई मैं आर्मी से क्यों लड़ने जाऊं, मैं क्यों उस पर कोई फैसला सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक स्पेशल कोर्ट बना देता हूं जिसमें जो है हाई कोर्ट के जजेस मैं अपॉइंट कर दूंगा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस मैं अपॉइंट कर दूंगा और वो केस को सुनेंगे। उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट बना करके अपने सर से बोझ उतार के उनके सर पर डाल दिया। वो केस चलता रहा 8 साल 10 साल तक चलता रहा। जस्टिस खोसा और मुशर्रफ कभी आए नहीं हाजिर होने कोर्ट के सामने। जस्टिस खोसा ने यह कहा कि भाई मैं 10 दिन बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो भाई मेरी लेगेसी क्या होगी पीछे। और इमरान खान ने नवाज शरीफ जब इलाज के लिए बाहर गए तो जस्टिस खोसा को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि भाई गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीब आदमी को तो आप बाहर नहीं जाने देते इलाज के लिए। इमरान खान ने कहा। तो जस्टिस खोसा ने इसको पब्लिकली जवाब दिया है इसका कि एक पब्लिक मीटिंग में कि भाई आपने इजाजत दी है, हमें तो नहीं दी। गवर्नमेंट को अपोज करना था इसे, गवर्नमेंट ने अपोज नहीं किया, उनको भाई बाय डिफॉल्ट उनको इजाजत मिल गई बाहर जाने की, वो चले गए। तो जस्टिस खोसा इस चीज से इमरान खान से नाराज भी थे और जस्टिस खोसा को यह भी था कि भाई उनकी एक लेगेसी पीछे छूटनी चाहिए। उनकी लेगेसी क्या होगी कि भाई एक ऐसा जज जिसने आर्मी चीफ से टेक ऑन किया, फॉर्मर एक डिक्टेटर जो प्रेसिडेंट रहा हो पाकिस्तान का। लेकिन देखिए घुमा फिरा के देखिए ले दे के बात यह है कि लोग सोच रहे हैं कि उनको फांसी हो जाएगी। फांसी नहीं होगी। पाकिस्तान आर्मी कभी ये होने नहीं देगी कि अपने फॉर्मर आर्मी चीफ को गद्दारी के जुर्म में, मतलब देश का आर्मी चीफ ही गद्दार था, उसे फांसी हो गई, तो पाकिस्तान आर्मी चीफ को कैसे टॉलरेट करेगी? नहीं करेगी। उन्हें अगर कू भी करना पड़ जाए, जो कि नहीं होगा, उन्हें कू भी करना पड़ जाएगा तो कर लेंगे, लेकिन फांसी नहीं होने देंगे गद्दारी में आर्मी चीफ को। दूसरी चीज कि अब भाई मुशर्रफ के पास अभी रास्ते हैं। मैं कहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कर दे अपील, लटक जाएगा तब तक निपट ही जाना। मुशर्रफ ऐसे भी आज मरे कल मरे वाले हाल में है, वो चलेगा। अगर वो वहां से भी अगर उनकी सजा, मैं कहता हूं कि अगर सस्टेन हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि भाई नहीं, इनकी जो सजा है वो ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो उनको माफी दे सकता है। फांसी दूर करना ले, वो उनकी सजा माफ कर सकता है। तो सुप्रीम तो वो आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, वो कौन है? वो इमरान खान की पार्टी का आदमी है। इमरान खान की गवर्नमेंट की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाके प्रोसिक्यूट कर सके। इन्हें प्रोसिक्यूट करना था मुशर्रफ को, और इनके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स खड़े होकर कह रहे हैं आज की डेट में कि ये कंट्री को डिस्टेबलाइज कर देगा और ये कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ये गलत डिसीजन है और ये है वो है। प्रोसिक्यूटर ये बातें कर रहे हैं, बताइए। तो ये जो है ना कि ये आरिफ अलवी से वो माफी ले लेंगे, लेकिन देखिए ये होगा नहीं। मतलब फांसी तो नहीं होगी, कोई कुछ भी कह ले, और नहीं कू होगा। वो कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी सही नहीं हुआ, तो आरिफ अलवी से वो माफी हो जाएगी और वो बात खत्म हो जाएगी। एक हम लोग अभी करंट में जो इशू देख रहे हैं एनआरसी का और CAA का, उसमें नहीं जाऊंगा किसको बाहर निकालना किसको नहीं निकालना। उसमें मेन जो पॉइंट यह है, कई लोगों ने कमेंट में भी पूछा था, उसको हम लोग ISI से जोड़ के कैसे देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ शरणार्थी बन के आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के माइनॉरिटी हो, बांग्लादेश के माइनॉरिटी हो, उनका इस्तेमाल कैसे ISI कर सकती है, कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है, या उनके कोई ऐसा ना हो कोई उनके प्लांट लोग यहाँ की नागरिकता पाके इस तरह की चीजें करें। मैं कह रहा हूँ कि क्या उनके प्लांटेड लोग आज इंडिया में नहीं है? पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा भी था कि गवर्नमेंट से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उनके हाथ में नहीं, वो तो देखिए गवर्नमेंट एजेंसीज ने कहा हो या ना कहा हो, इंडिया में किसी को भी नागरिकता मिलती है तो उसका NOC इंटेलिजेंस ब्यूरो देता है। ऐसा नहीं है कि आज गवर्नमेंट ने चाहा और किसी को भी उठा करके नागरिकता दे दी। ऐसा आज से पहले भी कभी नहीं होता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो हमेशा रिपोर्ट देती है कि भाई ये बंदा जो है ये क्लीन है या नहीं है। RNAW इन्वॉल्व होती है, अगर कोई बाहर का नागरिक है वो उसका जो है बैकग्राउंड चेक करती है कि जिसने अप्लाई किया है उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके बाद इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो उसका यहाँ पे डोमेस्टिक रिकॉर्ड चेक करती है, उसकी एक्टिविटीज चेक करती है, उसका रिकॉर्ड चेक करती है, सब कुछ चेक करते हैं। तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ऐसे ओवरनाइट किसी को भी नहीं मिलता। आपको क्या लगता है अदनान सामी को नागरिकता ऐसे मिल गई थी? गवर्नमेंट ने चाहा और मिल गई?
ऐसा कभी नहीं होता है। तो वो नॉर्म नहीं बदलेगा, वो एनआरसी और सीए जो सीएए है उसमें भी वो चीज रहेगी। अब देखिए मैं ये कहता हूं कि देखिए दो अलग अलग इशू हैं, इनको मिक्स किया जा रहा है इंडिया में इस समय। पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, सब कोई जानता है। आपके 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, हाँ। जरा एक दिन एक अपील कीजिए अपने चैनल पे कि भाई मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी जान खतरे में है, आप लोग आके जरा मुझे हेल्प करें। 5 लाख में से कितने आएंगे आपके हिसाब से? कोई नहीं आएगा ना। तो ये लाखों लोग कैसे अरेंज हो जाते हैं अचानक से एक झटके में? यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जुड़ जाते हैं, कैंप रेलवे स्टेशन पर जुड़ जाते हैं, वो कैसे हो जाता है? अरे आप इकट्ठा होने की बात करें, अगर मैं अपील कर दूं कि मुझे आज 2 लाख की जरूरत है, आप सभी लोग अगर 100 रुपए भी डालें तो 20 लोगों में 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे मेरे। पर अरे मैं 20 बोल रहा हूँ, 20,000 लोगों में इकट्ठा हो जाएंगे 100 रुपए डालेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए मैं अब अपने पैसे का एग्जांपल दिया, लोगों को लगता वो है सबसे सिंपलेस्ट चीज है, मैंने सिंपलेस्ट चीज है। आप कहीं पहुंचना तो अलग बात है कि आप उस समय निकाल के आप पहुंच रहे हैं। सिंपलेस्ट चीज आजकल का है मनी ट्रांसफर, सबसे सिंपल है, वो नहीं हो सकता। आपने पैसे का एग्जांपल दिया, मैंने आज से कुछ 1-2 महीने पहले मैंने ये पेट्रियन और पेटीएम और ये सब का मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने वो स्टार्ट किया कि भाई चैनल को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें कुछ अगर कंट्रीब्यूशन मिल जाता है तो अच्छी चीज़ है। तो मैंने उसमें डाला अपने कमेंट्स में हर पोस्ट के, और डिस्क्रिप्शन में भी डाला वीडियोस के। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 5 पेटीएम तो खैर मैं पिछले 5-6 महीने से डालते हुए आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं 6 महीने में इतने वीडियोस गए, मेरे सब में डाले। अगर पूरी कंट्रीब्यूशन पेपल, पेट्रियन, पेटीएम सब कुछ मिला दिया जाए ना, तो भी सब पिछले 6 महीने में सबका अमाउंट 10,000 रुपये नहीं क्रॉस करेगा। ठीक है, ये लोगों को ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट्स नाराज हैं। स्टूडेंट्स नहीं नाराज हैं, लगता है कि लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों में गुस्सा नहीं है, एक तो लोग हैं जिन्हें मिसलीड किया जा रहा है। देखिए मैं इस चीज में बहुत क्लियर हूँ, इस देश में मुसलमानों ने पढ़ने लिखने से तौबा कर ली है। इस बात को आप माने चाहे ना माने, ये जो एजिटेशंस हो रही हैं, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं यही रीजन है कि मैं अपने चैनल पे कभी कोई पॉलिटिकल वीडियोस नहीं डालता। मुझे ऑफर्स आई हैं, इसीलिए मैं भी नहीं डालता। हाँ, पैसे तक ऑफर हुए मुझे कि एक रूलिंग पार्टी के, बीजेपी के एक लीडर ने कहा था कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप मतलब उसकी जो पीआर टीम थी उन्होंने कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप उनका एक इंटरव्यू डाल दीजिए अपने चैनल पे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। मैंने नहीं डाला, अच्छे खासे पैसे मिले थे, नहीं किया मैंने। तो देखिए हमारा इनसे, हम ए पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन सेक्युलर लोग हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि एनआरसी और सीए को लेकर के जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज़ कि जब तक इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो, और दूसरी चीज़ कि एक जो पूरी कौम को जो जाहिल रखा जाता है ना, ताकि ये हमारी बातें मानते रहें, हम एक कॉल दें खड़े होकर के और लोग मरने के लिए सड़क पे निकल जाएं, पत्थर मारने के लिए निकल जाएं सड़क पे, उस तरह का एक हुजूम तैयार किया गया है इस देश में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के नाम पे, जो कि आज सड़कों पे दिख रहा है बंगाल की और देश के बाकी शहरों में, जो कि ट्रेनें जला रहा है, बसें जला रहा है और ये सारे काम कर रहा है। इस चीज को आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर दें, इस चीज के बारे में जो जिक्र कर रहा है उसे कम्युनल कह दें, इन दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हकीकत हकीकत रहेगी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, ये इस देश के लिए बहुत जरूरी था। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं कि बांग्लादेशी सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स पर पकड़े जाते हैं, यूएई के एयरपोर्ट्स पर पकड़े जाते हैं, जो कि इंडियन पासपोर्ट पे जा रहे होते हैं, और उनकी जब तलाशी, उनके जूतों से बांग्लादेश के पासपोर्ट निकलते हैं। मैं आपको वीडियोस दे सकता हूं, आप अपने वीडियो पे चला दीजिएगा उसको। उनके जूतों में से सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने, जो वहां पे जूते भी स्कैन होते हैं, तो उन्होंने जब जूते स्कैन किए, उनके जूतों से बांग्लादेश के पासपोर्ट निकले और वो ट्रैवल किया उन्होंने इंडियन पासपोर्ट पे। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है इस देश में, और फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं। और एनआरसी क्या है, क्या एनआरसी किसी को पता है भाई? आप एक स्टेट पे लागू हुआ था, उसमें ठीक से नहीं लागू हुआ। हाँ, और भाई वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। कहते अरे वो कारगिल में वो लड़ने वाला सोल्जर था, उसका नाम नहीं आया। भाई उसका नाम नहीं आया तो आ जाएगा, बोलेगा आ जाएगा, आ जाएगा, चलती हो जाती। ठीक है, आप एक इलेक्शन का जो आप कार्ड बनवाने जाते हैं, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का एक बार में सही आ जाता है?
हमेशा उसमें जन्मतिथि गलत होती है। या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, या नाम की गलत प्रिंटिंग गलत हो जाती है, या कुछ भी गलत हो जाता है, आप उसको वापस देते हैं, वो करेक्ट होकर के आपको दूसरा आ जाता है। लेकिन इस पे इतना जो बावेला मचा हुआ है, वो क्यों मचा हुआ है? बिकॉज में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। और मैं आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये 15 दिन 1 महीने में सब फिजल डाउन हो जाएगा, ठीक है। कुछ हो रहा है, मंडल कमीशन के भी बहुत इंडिया में बहुत हुआ था, क्या हुआ? फिजल डाउन हो गया ना, लोगों ने खुद को आग तक लगा ली थी। ये तो उस लेवल का नहीं है ना, यहाँ तो बसों को आग लगा रहे हैं। मंडल के विरोध में लोगों ने खुद को आग लगा ली थी, दिल्ली जैसे देश की राजधानी में लगा ली थी, लेकिन सरकार ने फिर भी वो निर्णय नहीं बदला, ठीक है। तो ये तो गुण मोहम्मद की सरकार है, ये तो उसी नाम पे आई है, ये कैसे वापस ले लेगी? ये नहीं लेगी। और इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम हैं समाज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू समाज के भी हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पे जहां पे सिटीजन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है? एक नाम बताएं मुझे जहां से ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं डेमोक्रेसी की और फ्रीडम की। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमने ड्रॉ किया तो ये अमेरिका और यूरोप से जहां से ये ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन की फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और डेमोक्रेसी और ये वो, भाई जरा जाके दिखाए ना, अमेरिका जाए रहे बिना वीजा पासपोर्ट के जाए। अमेरिका में एक आदमी बताए जिसका सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ना हो, सोशल आइडेंटिटी नंबर होता है ना वहां पे, तो इंडिया में क्यों नहीं होना चाहिए? अमेरिका में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है, लैटिन अमेरिका में हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता भाई? इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई? दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, जहां आप जाते हैं वहां पे CIA वालों से मिलते हैं, वहां से पैसे उठाते हैं, उनकी जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में ऑपरेट करती हैं उनके NGOs के थ्रू पैसा लेते हैं। भाई आपको वहां पे नहीं खतरा है, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को, डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं है, यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। और जब आप एक चीज देखिए, आप एक चीज ये भी जहन में रखिए कि कहते भाई सिर्फ मुसलमानों को क्यों अलग रखा गया? अगर सिर्फ इस्लाम के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ है, अगर सिर्फ इस्लाम के नाम पे बंटवारा ना हुआ होता तो सिर्फ मुस्लिमों को अलग ना रखा गया होता। ये हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री को, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, अरे वो तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज नॉट इररिलेवेंट, ठीक है। तो सीख लेते हैं, हिस्ट्री से इंसान सीखता है, ठीक है। इस देश का बंटवारा अगर इस्लाम के नाम पे ना होता तो आज इस देश में धर्म के नाम पे बहुत सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई या तो 2 चीजें हैं, या तो इस्लाम के नाम पे बंटवारा ना होता, या जो ये देश है यहाँ पे जो गैर मुस्लिम है उनके ऊपर जुल्म ज्यादती ना होती। 2 में से कोई एक चीज तो होनी चाहिए थी। जब दोनों ही नहीं है तो भाई ये तो होना मतलब लाजमी था, या आज नहीं होता, कल होता, परसों होता। और मैं कहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को दे रहे हैं, नहीं ऐसा है कि सिर्फ हिंदुओं सिखों को दे रहे हैं या बुद्धों को दे रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी तो दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर इस देश का बंटवारा इस्लाम के नाम पे हुआ है, और मुझे कहते हैं कि अहमदियों को नहीं दे रहे हैं, अहमदिया भी प्रोसिक्यूटेड हैं, बलोच भी प्रोसिक्यूटेड हैं। देखिए अहमदी जो थे, तो पहली बात बलोच जो है, बलोचों को आप यहाँ पे, बलोच कितने सिटीजनशिप आपसे मांग रहे हैं? एक आदमी मांग रहा है या 2 मांग रहे हैं, वो मेहरान मरी और ब्राह्मदाग बुगती, इनको छोड़ के तो आपसे कोई बलोच सिटीजनशिप मांग नहीं रहा। क्या महाजिर प्रोसिक्यूटेड है? भाई महाजिरों ने और अहमदियाज ने और शियाज ने, इन्होंने ही पाकिस्तान मूवमेंट चलाई थी, और तो किसी ने चलाई नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ शिया, ठीक है। उसका जो फॉरेन मिनिस्टर था जफरुल्लाह खान, ही वाज एन अहमदी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की जिसने नींव रखी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ही वाज एन अहमदी। तो ये जो इंडिया में कहते हैं वो परसिक्यूटेड है, भाई वो उनका खुद का क्रिएट किया हुआ मॉन्स्टर है जो उन्हें काट रहा है। जैसे टेररिज्म, पाकिस्तान जब ये कहता है कि भाई हम भी टेररिज्म से पीड़ित हैं, तो भाई आपने टेररिज्म को क्रिएट किया था, तो आप झेलो, हम क्यों झेलें? भाई आप झेलिए ना। कल को पाकिस्तान कहे भाई हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो हम भी आपके आतंकवाद कर रहे हैं, तो उसमें क्या भाई आप भी पीड़ित हो जाइए? ये तो आर्गुमेंट नहीं चलेगा ना। तो अगर अहमदियाओं ने, शियाओं ने और इन्होंने अगर पाकिस्तान क्रिएट किया है, तो अगर वो परसिक्यूटेड है, पीड़ित है, तो भाई उससे हम क्या करें? उन्होंने क्रिएट किया था, वो भोग रहे हैं, भोगे। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो बौद्ध है, जो जैन है, आए दिन आप देख लीजिए हिंदू लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन, उनकी किडनैपिंग होती है, उनके घर वाले थानों के सामने बैठ के रो रहे होते हैं, उनके वीडियोस आते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, ठीक है। इंडिया में किस मुसलमान लड़की का जबरन कन्वर्जन होता है? नहीं होता ना। खुद हिंदू का ही हो जाता है क्रिश्चियन में कन्वर्जन। लव जिहाद हो सकता है इंडिया में,
लेकिन किसी मुसलमान लड़की का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तो इंडिया में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इन लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। तो और मतलब एनआरसी से हमें आईएसआई कुछ इस तरह का वो नहीं कर सकती है। भाई देखिए आईएसआई, मैंने आपसे पहले ही सवाल पूछा ना, आप मुझे बताएं कि क्या आज नहीं है, आज आईएसआई के लोग इंडिया में नहीं बैठे हैं। तो जब इंटेलिजेंस ब्यूरो, जब वैसे ही आरएडब्ल्यू और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ऑलरेडी इनके चेक्स एंड बैलेंसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। देखिए 100% गारंटी तो दुनिया की कोई एजेंसी नहीं दे सकती, ठीक है। अगर वो इन्वॉल्व है तो हमें निश्चिंत होना चाहिए उस बारे में। और मैं कह रहा हूँ अगर वो ना भी हो, 100% वहां से ना आए, तो क्या आज के दिन में नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग, बैठे हुए हैं ना, जो उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, खुलेआम करते हैं, डेमोक्रेसी की आड़ में करते हैं, उसका कवर लेके करते हैं। तो वो आगे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, हजारों तो यहाँ पहले से बैठे हुए हैं। आईएसआई को जरूरत नहीं है भेजने की। एक चीज मैं आपसे एक और बता दूं कि देखिए पाकिस्तान को इंडिया में ना जानने वाले सब कोई है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और 1.3 बिलियन पाकिस्तान एक्सपर्ट है इंडिया में, ठीक है। जितने पॉपुलेशन उतने एक्सपर्ट हैं। आपको देखिए पाकिस्तान की साइकी समझनी पड़ेगी, वहां की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान वो है जो इंडिया नहीं है। ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, जो हमें करना, हम करेंगे उसका उल्टा ही। हाँ, पाकिस्तान की आइडेंटिटी यही है। और ये मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, जो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये उनका थॉट प्रोसेस है कि हु आर वी आर दोज हु आर नॉट इंडियंस, ठीक। तो आप कुछ भी करिए, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट ले आइए, आप एनआरसी कर लीजिए, आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे वो आपको अपोज करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी भी काम में आपका सपोर्ट करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। और ये जो अमन की आशा का तमाशा जो गैंग है इंडिया में, जिसको मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, जो दिल्ली में रहते हैं, घूमते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में और खान मार्केट में और साउथ दिल्ली में, आप इनको इग्नोर करिए। मैं बहुत इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ, हमेशा से करता हूँ कि आप इन्हें इग्नोर करिए। आप ये जो भी आप लोगों ने नाम लिए थे अभी, आप कभी इनकी पोस्ट पे जाइए तो सही, कौन इनसे एग्री करता है? नीचे एक लाइन से गालियां पड़ी होती हैं। वो कहते हैं कि आईटी सेल के लोग हैं। भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ, तो क्या जो अभी इलेक्शन हुआ था उसमें जो मेजोरिटी मिली, क्या आईटी सेल के लोगों ने वोट दिया था जाके? वही बात, सारे आईटी सेल वाले वोट दे रहे थे। अगर सारे आईटी सेल वाले थे फिर तो मानना पड़ेगा कि भाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो फिर बीजेपी तो आईएसपीआर के भी बाप ने, ठीक है। तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इंडिया को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत करने की जरूरत है। आप समझ लीजिए कि हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, हमें अपना सच बोलना पड़ेगा। आईएसपीआर जो है ये आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये आईबी ने कहा ना कि 4,500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं इस समय, जो कि ये एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हैं उनको प्रोवोक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से चल रहे हैं। 4,500 देखे हैं ट्विटर पे भाई, जिनका कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान की, उनकी वो जो लोकेशन है वो पाकिस्तान दिखा रही है, कोई मतलब नहीं है उनको। भाई मैं कहता हूँ वो दलित नाम से, मुस्लिम नामों से और क्रिश्चियन नामों से वो अकाउंट बनाते हैं, यहाँ की लोकेशन डालते हैं इंडिया की, और वो करते ही ये काम। 4,000 5,000, आप सोचिए कि एक वायलेंस को स्ट्रोक करने के लिए कितना क्रूशल और कितना इंपॉर्टेंट टूल है उनके पास। आप क्या करते हैं, आप एक सेक्रेटरी बैठा होता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, उसको वो एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है कि भैया इतने वहां से चल रहे हैं। जब आग बहुत लगती है, जब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका होता है, लगता है कि अब चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो फिर आप एक लेटर ट्विटर को लिखते हैं, फेसबुक को लिखते हैं कि भाई ये अकाउंट है, इनको आप सस्पेंड कीजिए। भाई जब तक वो आप ये सब ये जो पूरा बाबूगिरी करते हैं, तब तक देश का कितना नुकसान हो चुका होता है, किसी को अंदाजा है इस चीज का? और देखिए ये सिर्फ एक पहलू है आईडब्ल्यू का, इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे उसके डायमेंशंस हैं। जैसे जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में जो आर्टिकल आया बालाकोट के समय, वो आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको लॉबिंग भी करनी होती है जर्नलिस्ट से, जो कि आईएसपीआर 24/7 365 दिन लगातार करता है वो, ठीक है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। लोग कहते हैं कि ये सब करने में टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। टैक्स पेयर का अगर पैसा, और तो जो प्रॉपर्टी जल रही है इसमें किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? इसमें किसका बर्बाद हो रहा है?
इसमें टैक्स पेयर का नहीं हो रहा है। कॉलेजेस बंद है, कम्युनिकेशन बंद हो जा रही है। स्कूल बंद हो जा रहे आप इमेजिन कीजिए कि जब एक कम्युनिकेशन जब बंद होती है, इंटरनेट बंद होता है, तो इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। लास्ट ईयर जो मतलब इस साल, सिर्फ इस साल इंडिया में जितनी भी जगहों पे इंटरनेट सस्पेंड हुआ है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की वजह से, इंडिया को $3 अरब का नुकसान हुआ है, $3 बिलियन का। वो किसका नुकसान हुआ है? वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, $3 अरब। और आपको आईडब्ल्यू में $3 बिलियन डालने की जरूरत नहीं है। ISPR का बजट $3 बिलियन नहीं है, पीनट्स है। लेकिन हमारे यहाँ लोग वो भी करने को तैयार नहीं है। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी IT सेल्स बना के बैठी हुई हैं, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है साल का, और मतलब करोड़ों नहीं, कई 100 करोड़ रुपए खर्च करती हैं, लेकिन देश का IT सेल नहीं बनने देंगी, आर्मी का या इंटेलिजेंस एजेंसीज का IT सेल नहीं बनने देंगी। उनकी प्रायोरिटीज अलग है। सो वैभव जी ने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया, और मैं इनसे कैसे मिल पाया, एक्चुअल में ट्विटर से मुझे पता चला था कि ये भी बनारस के रहने वाले हैं, और मैं भी, मेरा भी पैतृक निवास बनारस ही है। तो जब इनका आना यहाँ पे हुआ, मेरा आना यहाँ पर हुआ, तो हम लोग मिल पाए और ये वीडियो को अंजाम दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा इनका हमारे लिए समय निकालने के लिए। और आप इनके चैनल पे ज़रूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफेंसिव ऑफेंस चैनल का नाम है, और इनकी वीडियो ज़बरदस्त होती है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं रिव्यू मास्टर विक्रांत। और आज की जो डिस्कशन थी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये पहला डिस्कशन है मेरा जहाँ पे मैं खुद आया हूँ। एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि पता नहीं वैभव नाम का कोई शख्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। तो उसका एक रीज़न है, बिकॉज मेरा मानना ये था कि अगर आप किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन जानना चाहते हैं तो सिर्फ उस एक्सपर्ट को होना चाहिए स्क्रीन पे, ना कि इंटरव्यूअर को। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मैं नहीं आता हूँ। आज विक्रांत से बात की, काफ़ी खुशी हुई। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, जो डिफेंसिव ऑफेंस के जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, कि विक्रांत के चैनल रिव्यू मास्टर विक्रांत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विक्रांत को शायद ये बात नहीं पता है, लेकिन मैं विक्रांत का चैनल शायद 2013 या 14 में देखा करता था, जब ये नया नया शुरू हुआ था। और काफ़ी मैं रेगुलर व्यूअर था। बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद। जय हिंद।